चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेड डाल लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑलरेडी हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आप एक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, लेट्स से टाइम टी, और उसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, पोजीशन मेजर कर रहे हो। जीरो पे वो 0 मीटर पे ही थी, पर 1 सेकंड के बाद वो 1 मीटर पे चली गई, अगले 1 सेकंड के बाद वो 2 मीटर पे चली गई, फिर अगले 1 सेकंड के बाद वो 3 मीटर पे चली गई, फिर अगले 1 सेकंड के बाद वो 4 मीटर पे चली गई। तो यहां हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आफ्टर एवरी 1 सेकेंड द बॉडी इज कवरिंग 1 मीटर। आफ्टर एवरी 1 सेकेंड द बॉडी इज कवरिंग 1 मीटर। आफ्टर एवरी 1 सेकेंड बॉडी इज कवरिंग 1 मीटर। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distances in equal time intervals। और ऐसा तभी हो सकता है जब उसकी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट। इक्वल नहीं, कांस्टेंट या सेम बोल लो। स्पीड कांस्टेंट हो या सेम हो। इसके अपन ने दो टाइप के ग्राफ भी देखे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका कैसे बनता है, कोई बताएगा मुझे? नहीं, वो तो रेस्ट हो गया ना भाई। ऐसा, हाँ, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। और अगर मैं स्पीड टाइम वाला बनाऊं तो पैरेलल। हाँ, वेरी गुड, पैरेलल। ये आपका स्पीड है, यहाँ टाइम है, स्पीड या वेलोसिटी, और ये आपका यूनिफॉर्म मोशन। दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हैं क्या? यहां पे भी आपका स्पीड कांस्टेंट है, और यहां तो दिख ही रहा है स्पीड कांस्टेंट है। एम आई क्लियर? ठीक है, बट यहां पे एक वर्ड और आ गया है। वो वर्ड क्या है? सर्कुलर। तो सर्कुलर का मतलब है यहाँ पे पाथ क्लोज्ड होना चाहिए, नॉट जस्ट सर्कुलर। अगर एक स्क्वायर भी है तो भी तो वो क्लोज्ड पाथ है ना। एक हेक्सागोनल भी है अगर, तो भी तो वो पाथ क्लोज्ड है, करेक्ट? तो पाथ क्लोज होना चाहिए। वो भले सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, या हेक्सागोनल हो, बट द पाथ शुड बी एनक्लोज्ड। मतलब उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एक हो सकता है अगर एक चक्कर मारोगे तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, और सर्कुलर मोशन में पाथ सर्कुलर होता है। बट देखो, मैंने स्पीड कांस्टेंट कहा, मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कहा। समझ रहे हो क्या दोनों में डिफरेंस? स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट। उसका रीजन है, जब आप एक सर्कुलर पाथ में या एक क्लोज्ड पाथ में ट्रैवल कर रहे हो तो आपका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा। एग्री करते हो इससे? अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो आपका डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही है। बट सोचो, सर्कुलर पाथ में आप जब ट्रैवल कर रहे हो, लेट्स से अभी अगर आप यहां पर हो तो अभी आपका डायरेक्शन ऐसा है, क्योंकि आप इस तरफ जाने वाले हो। यहां पहुंचने के बाद आपका डायरेक्शन ऐसा होगा, यहां आने के बाद आपका डायरेक्शन ऐसा होगा। तो आपका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। यहां तक स्ट्रेट लाइन ठीक है, पर यहां आने के बाद डायरेक्शन चेंज हो गया आपका, फिर यहां आने का डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया। और अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। समझ रहे हैं क्या? स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो स्पीड चेंज भी हो रही है तो जब डायरेक्शन चेंज भी हो रहा है तो स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हुआ? इट इज अ मोशन इन अ क्लोज्ड पाथ जहां पे स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग। उसका कारण क्या है? डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। एम आई क्लियर? तो डेफिनेशन लिखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, when a particle moves in a circular path, when a particle moves in a circular path, तो ये सर्कुलर तो आ गया बीच में, है ना? अब यूनिफॉर्म मोशन का क्या है? कांस्टेंट स्पीड वाला, है ना? विथ कांस्टेंट स्पीड। when a particle moves in a circular path with constant speed, comma, its motion is called uniform circular motion. Its motion is called
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक तरह का एक्सेलरेटेड मोशन है कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है? कैसे जीरो है? पर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है? तो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, एग्जांपल ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन, जहां पे वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। हाँ बोल सकते हैं, पर हम तो एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, यही बोलते हैं एक्सेलरेशन को। और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी चेंज होता रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। समझ रहे ना? हाँ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो आप बोल देते कि सर एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, ओके। क्या लिखे? इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फुल स्टॉप नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे। Since velocity is a vector quantity, since velocity is a vector quantity, since velocity is a vector quantity, and in uniform circular motion, and in uniform circular motion, and in uniform circular motion, the direction of particle keeps on changing, the direction of particle keeps on changing, the direction of particle keeps on changing. Therefore velocity is not constant. Therefore velocity is not constant. Therefore velocity is not constant. वेक्टर क्वांटिटी याद है ना? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो जिसपे, हाँ, जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है ना? तो क्या लिखे? Therefore velocity is not constant, full stop. Hence uniform circular motion, hence uniform circular motion is an example of accelerated motion. Hence uniform circular motion is an example of, hence uniform circular motion is an example of accelerated motion. Accelerated motion. Accelerated motion. एग्जाम्पल्स कुछ ड्रॉ करो, ये डायग्राम ABCD। हाँ, हम्म, ठीक है। यहां पे तब भी देखो, एक
एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब एक पूरा सर्कल, एक पूरा क्लोज्ड पाथ में डायरेक्शन 4 बार चेंज हो रहा है बस, है ना। यहाँ पे 6 बार चेंज हो रहा है, बट एक सर्कल एक पॉलीगन होता है ऑफ इनफाइनाइट साइड। जैसे ये एक पॉलीगन है ऑफ 4 साइड, ये एक पॉलीगन है ऑफ 6 साइड्स, वैसे ये भी एक पॉलीगन है बट ऑफ इनफाइनाइट साइड। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन निकालने के लिए देखो एक तरीका होता है, अगर आपको सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना है, लेट्स से आपको इस पॉइंट पर बॉडी का डायरेक्शन निकालना है, द बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज है ये, क्लॉकवाइज समझते हैं ना, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और एक एंटी क्लॉक बोलते हैं। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है, 12 के बाद 3 बजेगा, फिर 6 बजेगा, फिर 9 बजेगा, फिर 12 बजेगा, तो ये ऐसे ही चल रहा है ना, घड़ी ऐसी चलती है, तो इसको बोल रहे हैं अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मान लीजिए पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो अगर आपको इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, जैसे ये सर्कुलर पाथ है तो ये उसका रेडियस होगा, सॉरी सेंटर होगा, होगा ना सेंटर, और ये हो जाएगा रेडियस। आपको उसके रेडियस से 90 डिग्री पे एक लाइन खींचनी है, ये कहलाती है टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये तो रेडियस है, ये सेंटर है, और ये लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस इज नोन एज टेंजेंट। ऐसे आप हर पॉइंट में ड्रॉ कर सकते हो। देखो इस पॉइंट में बनाना है तो ये रहा रेडियस और ये रहा 90 डिग्री का लाइन। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, आप 3-4 बना के छोड़ सकते हो ना, 4 बना लो हर एक क्वार्टर में। जैसे अभी अपन ने यहाँ एक बनाया ना, वैसे एक आप यहां बना लो, तो क्या हो जाएगा, ये रेडियस और ये टेंजेंट, फिर ये हो जाएगा आपका टेंजेंट, और फिर यहां पे ये हो जाएगा आपका टेंजेंट। हाँ, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तभी तो देखो आप, अब इमेजिन करो कि आप एक धागे से एक पत्थर को बांध दिए और ऐसे घुमा रहे हो, करते हैं हम ऐसा, है ना। तो ये जो मोशन है ये भी सर्कुलर मोशन आ गया। धागा जहां टूटेगा तो स्टोन ऐसे थोड़ा गिरता है, हाँ सीधा, मतलब जहां भी टूटा, मान लो अगर ऐसे घूमते घूमते यहां टूटा तो यहां से वो अब ऐसे जाएगा, क्योंकि ये उसका टेंजेंट हुआ ना। तो ना ये ऐसा घूम रहा था तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, और ये 90 डिग्री की लाइन। तो अगर यहां टूटा तो वो कहां जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, उस तरफ गिरेगा, है ना। फिर ऐसे घुमाते घुमाते मान लो यहां टूटा तो वो उधर जाएगा, समझ गए क्या। तो वो कहां जाता है, टेंजेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा था। हाँ, 4 टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लो, नीचे लिखो, एक लाइन लिखो, फिर ड्रॉ करना, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, एक लाइन लिखो नीचे, द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी when traveling in a circular path, the direction of the body when traveling in a circular path, the direction of the body when traveling in a circular path can be determined, can be determined, can be determined by drawing a tangent at that point, can be determined by drawing a tangent at that point, can be determined by drawing a tangent at that point. ठीक है, अब ये वाला डायग्राम बना लो और टेंजेंट मार्क कर देना, इसको टेंजेंट बोल रहे हैं। आपने बताया नहीं जरूरत है, देखो ना आपको समझ में आएगा, उस पॉइंट से सीधा 90 डिग्री लाइन बना देना। इमेजिन कर लो ये आपका रेडियस है तो उसका 90 डिग्री ये होगा, यहाँ रेडियस ये होगा तो 90 डिग्री ये होगा, यहाँ रेडियस ऐसा है तो 90 डिग्री ये, यहाँ रेडियस ऐसा है तो 90 डिग्री है। नो नीड टू ड्रॉ रेडियस, वो तो मैं आपको टेंजेंट समझाने के लिए बता रहा था कि टेंजेंट होता क्या है, समझ गए ना। इट इज अ लाइन ड्रॉन, हाँ, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सुन रहे हैं क्या, टेंजेंट का मतलब समझ गए ना, सर्कल का टेंजेंट होता है। जैसे आप लोग सर्कल का कॉर्ड पढ़े हो, कॉर्ड क्या होता है, आपको अभी तक रेडियस पता था, रेडियस ये होता है ना। फिर डायमीटर, ये हो गया डायमीटर, है ना। कॉर्ड क्या होता है, ये आपका कॉर्ड हो गया, और अब टेंजेंट ही पता चलेगा कि ये आपका टेंजेंट हो गया। ठीक है, बना लिए, एटलीस्ट 4 टेंजेंट बनाए ना। ठीक है, चलिए लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, स्पीड कांस्टेंट है तो उसका फॉर्मूला निकालते हैं, मतलब एक वैल्यू निकालते हैं, क्या वैल्यू होगी, तो लिखेंगे नीचे, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r,
स्मॉल आर देना, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज स्मॉल आर, इफ द रेडियस, आप बाकी टेंजेंट क्यों नहीं ड्रॉ किए, ये और एक है ना, ये भी है, सब ड्रॉ करो। स्ट्रेट परपेंडिकुलर, ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ये अगर आपका सर्कल है तो लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट नीचे, ठीक है। इमेजिन करो ये है आपका रेडियस, तो ये रहा ना, ये 90 डिग्री होना चाहिए, समझ गए। अगर इधर ड्रॉ करना है तो ये है रेडियस, तो ये रहा 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, क्या लिखे, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज आर, स्मॉल आर लेना है ना, इज आर, स्मॉल आर, कॉमा, then in one round if the radius of the circular path is r, small r, then in one round is r, radius r ले रहे हैं, small r है ना, comma, then in one round the distance traveled by a body, then in one round the distance traveled by a body, then in one round the distance traveled by a body, कितना होता है डिस्टेंस इसका, ये तो अपन पढ़े ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, कि अगर एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आर है और हमने एक राउंड मारा है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट होता है सरकमफेरेंस, क्या होता है सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, हम डिस्प्लेसमेंट थोड़ा लिखे, हम तो डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, और सर्कुलर पाथ क्या है, एक सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, समझ गए क्या, ओके। तो क्या लिखे, ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू दी circumference of the circle of a by a body traveled by a body is equal to the traveled by a body is equal to the circumference of the circle, circumference of the circle, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखो circumference का 2 पाई r, circumference of the circle के बाद ब्रैकेट में 2 पाई r, full stop. If t is the time taken, small t ले लेना, if t is the time taken, if t is the time taken for completing one round, if t is the time taken for completing one round, and if v is the constant speed, 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 then v is equals to, क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आपने कितना लिया एक राउंड में 2 पाई, और उसमें टाइम कितना लगा t, तो ये हमारे स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है ना, तो ये वैल्यू सेम रहेगी हमेशा, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल लिखते हैं, लिखिए एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक अर्थ के अराउंड में जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, वो भी तो एक सर्कुलर मोशन होता है, हाँ, सन, सन अराउंड अर्थ, कि अर्थ अराउंड सन, वाह, ठीक है। एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हाँ, फर्स्ट एग्जांपल लिखिए, फर्स्ट एग्जांपल, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये सब मैन मेड है ना, एक एक नेचुरल सैटेलाइट का नाम बताओगे क्या, मून, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट moves in a circular orbit, an artificial satellite moves in a circular orbit around the earth, अभी जस्ट बोला हूं मैं हूं, थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं रहता आपके क्या चल रहा है क्लास के अंदर, रिपीट करा करो ना माइंड में, जो मैं रिपीट कर जो बोलता हूं मैं कितने बार बोला हूं ये चीज, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, फुल स्टॉप,
its acceleration is directed towards the center. its acceleration its acceleration its acceleration is directed towards the center. its acceleration is directed towards the center. अर्थ खींच रहा होगा ना उसको भी ग्रेविटी से, तो इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब अगर ये आपका अर्थ है और ये ऑर्बिट है और ये रही आपकी सैटेलाइट, ठीक है, तो इसको एक्सेलरेशन किसके डायरेक्शन में मिल रहा है? टुवर्ड्स द अर्थ, सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, फुल स्टॉप। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड force required for this acceleration is called force required for this acceleration is called force required for this acceleration is called centripetal force. centripetal force। दो टाइप के फोर्स होते हैं नेचर में, देखो मतलब एक बॉडी में जो सर्कुलर पार्ट ट्रैवल कर रहा है, ध्यान देंगे, वो होता है एक सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। एक पिटल और एक फ्यूगल, एक बॉडी को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और एक बाहर की तरफ। पर बॉडी तो ना बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, सैटेलाइट तो कीप रिवॉल्विंग ना इन दैट ऑर्बिट, वैसे ही अर्थ भी कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बिकॉज वहां पे भी दोनों फोर्सेस लगते हैं, बट वो दोनों फोर्स कैसे होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। सेंट्रीफ्यूगल वो बाहर की तरफ कर रहा है, ये अंदर की तरफ कर रहा है। देखो अगर ये एक्सेलरेशन उसको अंदर की तरफ कर रहा होता, इमेजिन करना ना कि सैटेलाइट को अर्थ जो है अपनी तरफ एक्सेलरेट करवा रहा है एक फोर्स से, तो ऐसे में तो सैटेलाइट धीरे धीरे अर्थ के करीब आना चाहिए, और एक दिन ऐसा होगा कि सैटेलाइट आके अर्थ सरफेस से टकराई जाएगी, क्योंकि वो तो धीरे धीरे पास आ रही है, बट ऐसा होता नहीं है। सेम गोज विथ अर्थ ऑल्सो, कि अर्थ सन के अराउंड जब रोटेट कर रहा है तो सन उसको एक्सेलरेट कर रहा है अपनी तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स से, बट अर्थ थोड़ी ना आ रहा है सन के करीब, क्योंकि वहां पे एक फोर्स और लगता है जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, जो कि सेंट्रीपिटल के जस्ट इक्वल और अपोजिट होता है। इक्वल मतलब वैल्यू में सेम होगा, बट डायरेक्शन उसका अंदर की तरफ नहीं होगा, वो बाहर की तरफ होगा। और ये दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो सोचो ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, वो अपने पाथ में रोटेट करता रहेगा। जैसे इमेजिन अगर मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे कोई इधर से भी धक्का दे रहा है और सेम फोर्स से मुझे कोई इधर से भी धक्का दे रहा है, तो ना मैं उधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मैं सीधे ही जाऊंगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स कैसा लग रहा है? इक्वल बट ऑपोजिट। तो हाँ बोल सकते हैं, दे कैंसल आउट ईच अदर। हाँ, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। और क्योंकि वो इक्वल होने चाहिए, वरना अदरवाइज ये सैटेलाइट धीरे धीरे अर्थ के करीब आती जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, इट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड दी ऑर्बिट। ठीक है, तो ये फोर्स का नाम याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लिखिए, सेकेंड एग्जांपल, या आपने एक एग्जांपल लिख लिया, सेकेंड एग्जांपल लिखिए। अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड। अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक a cyclist moving on a circular track with a constant speed, with a constant speed। तो ये दो एग्जांपल याद रखेंगे। आप वो वाला भी एग्जांपल दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि आप एक थ्रेड में स्टोन टाई करके उसको आप घुमा रहे हो, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब निकालिए जल्दी से बुक, एनसीईआरटी निकालिए। देखो पहला क्वेश्चन कहां पे, इंटेक्स क्वेश्चन, पेज नंबर मिला है, ये उठाए यहां से पहली वाली बुक, इधर उधर, हाँ, क्या है पेज नंबर? पेज नंबर 74 देखेंगे सभी, पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 1। कॉपी में लिख लेंगे ना कौन से पेज में आप, है ना, वरना फिर आंसर सिर्फ लिखोगे तो क्वेश्चन ढूंढते रह जाओगे, कहाँ का क्वेश्चन है ये, किस चीज का आंसर लिखा है हमने। तो पेज नंबर डाले ना, पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 1। रीड करिए क्वेश्चन जल्दी से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को पहले, है ना।
An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. क्वेश्चन समझ में आया क्या? आदित्य बताओ क्वेश्चन का मतलब। ये क्या लिखा है? हाँ, क्या नहीं है? तो 100 होगा, पुरानी बुक है तो। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ जल्दी। सुनना, अनुवाद नहीं करना हिंदी में, मीनिंग समझाओ उसको। हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन नहीं चाहिए मुझे। उस क्वेश्चन का मीनिंग समझाओ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है। पढ़ो ना अच्छे से, इंग्लिश मीडियम में हो ना आप, तो फिर अथर्व तो बोला तो 100 पेज नंबर में है, 100 में भी नहीं है तो ढूंढ लो ना। आपके पास मोशन का चैप्टर इतने देर से तो मैं ढूंढ लेता, कहाँ पे आप एक्सरसाइज तक पहुंच गए हो बताओ। हम इंटेक्स क्वेश्चन बना रहे हैं। चैप्टर निकालो, स्टार्टिंग कहां से हो रही है चैप्टर की? देखो वो जो ब्लू कलर का पार्ट में लिखा रहता है क्वेश्चन, हम उसको पढ़ रहे हैं। बताओ, क्वेश्चन ही नहीं मिल पा रहा है। सॉरी। हाँ, ये पूछ रहा है कि अगर एक बॉडी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करी है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? तो यस, हो सकता है। कब होगा? क्या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में वापस आ जाए? हाँ, तो ऐसा बोला, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में वापस आ जाए मतलब क्या होता है? उल्टा नहीं, तू गलत बोला ही गलत है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में वापस आ जाए मतलब ये कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। जब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ना। अभी अपन ने बात की थी ना कि सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी ने पॉइंट ए से चालू किया और वापस ए में ही आके रुक गया तो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। बट डिस्टेंस थोड़ा जीरो है, डिस्टेंस तो 2πr है। डिस्टेंस तो एक चक्कर लगाया ना उसने, तो सरकमफेरेंस होगा 2πr। चलो इसका आंसर लिखिए। Yes, an object moving. Yes, an object. Yes, an object moving in a circular path. An object moving in a circular path. Example भी दे रहे हैं अपन, है ना? An object moving in a circular path, completing one revolution. An object moving in a circular path, completing one revolution, has zero displacement. समझ के लिखो आंसर। कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया है ना? अगर एक बॉडी है और वो एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रही है और एक रेवोल्यूशन बस किया, एक रेवोल्यूशन मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं खत्म किया, उसी को तो एक रेवोल्यूशन बोलते हैं ना। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। आप और भी कोई एग्जांपल लेके बता सकते हो ना। हमने सर्कुलर का एग्जांपल लिया है, आप स्ट्रेट लाइन वाले का भी एग्जांपल ले सकते हो। बट ये कि वो स्ट्रेट लाइन से उसको रिवर्स आना पड़ेगा कि बॉडी ए से चालू करी, बी तक गई और फिर वापस ए में आ गई, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। या आप एक स्क्वायर पाथ ले लो, एक स्क्वायर फील्ड है, ए से वापस ए में आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। बट दोनों ही केस में डिस्टेंस तो ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसी पेज में है। हाँ हाँ, जल्दी पढ़ो। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया भी है उसी पेज में, पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 2, फार्मर वाला क्वेश्चन है ना। इस टाइप का क्वेश्चन किए कि नहीं, जल्दी बताइए। एथलीट वाला क्वेश्चन किए ऐसे ही अपन ने, है ना। एक एथलीट फील्ड में दौड़ रहा है फॉर 140 सेकेंड्स। जल्दी पढ़ो पूरा क्वेश्चन। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड है मतलब सारे साइड इक्वल होंगे, तो ये रहा उसके फार्मर का फील्ड जिसमें हर साइड का कितना मेजरमेंट है? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर। ठीक है, और एक राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड। मतलब इसको अगर मैं नाम दे दूं फील्ड को ए, बी, सी एंड डी, तो ए से वापस ए में आने में 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds?
अगर ऐसे ही वो चलता रहा 2 मिनट 20 सेकेंड तक, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस नहीं पूछा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो देखो, एक राउंड करने में 40, पहले तो बताओ 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब कितने सेकेंड होंगे? 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब कितने? 2 मिनट 20 सेकेंड है ना? 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब कितने सेकेंड हो गए? 140 सेकेंड, हाँ है ना? हर एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, और एक 20 सेकेंड तो है ही, तो 120 प्लस 20 इज 140 सेकेंड। तो टाइम टोटल इतना लिया, और एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड कितना हो जाएगा? हाँ, 40 सेकेंड्स, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? डिस्टेंस कंप्लीटेड इन 1 राउंड 40 मीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ राउंड्स, हाँ नहीं, 10 मीटर साइड दिया हुआ इसका। अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड तो आपका 10 10 10 10 हो गया ना, तो 40 हो गया पूरा। ठीक है, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे? 140 सेकेंड्स तक चला, और कितना हो जाएगा? 40 सेकेंड में एक राउंड हो रहा है, तो टोटल कितना? 3.5 राउंड। हाँ, सो फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट इज, आप लोग डायग्राम बनाए हो ना? सो फाइनल पॉइंट ऑफ फार्मर इज सी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू AC। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट्स को जोड़ दो स्ट्रेट लाइन से, तो वही डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू AC, विच इज अंडर रूट में क्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है ना? क्या लगा हमने? पाइथागोरस। यहां लिख लेना ब्रैकेट में, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए सॉल्व करके बताइए जल्दी, कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? AC का वैल्यू बताइए मुझे कितना आएगा। जिनका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी पेज में एक और क्वेश्चन। डिस्टेंस पूछा था, तो कितना होगा डिस्टेंस? जब 40 सेकेंड में 40 मीटर किया है, तो 140 सेकेंड में 140 मीटर करेगा, है ना? 3.5 राउंड हुआ ना, तो एक राउंड में 40, फिर 40, फिर 40, 120 हो गया, और फिर BC हुआ तो 140 हो जाएगा। डिस्टेंस नहीं पूछा हालांकि क्वेश्चन में, फिर डिस्प्लेसमेंट आया। क्या डिस्प्लेसमेंट? कितना टाइम लग रहा है 2 स्टेप करने में? AB स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, और ये भी आपका 10 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 200, अंडर रूट में 200, जिसको आप 2 इंटू 100 लिख सकते हो, और 100 को बाहर ले आओगे तो 10 बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा फाइनल? 10√2 मीटर्स, 10√2 मीटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ऑन द सेम पेज। कोई डाउट इसमें? आइली, आपको आ रहा है कुछ समझ में थोड़ा बहुत? चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट उसी पेज पे, उसी पेज नंबर 74 पे क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? 2 पॉइंट लिखे हुए हैं,
point A and point B. Which of the following is true for क्या है फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट लिखा है इट कैन नॉट बी जीरो तो इट कैन बी जीरो तो और सेकंड क्या लिखा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट दोनों सही नहीं है ना एक्चुअली मेरी बुक में तो इट कैन बी जीरो लिखा हुआ है सबके में वही लिखा हुआ है और दूसरा जो पॉइंट है वो समझ में आया आपको दूसरा पॉइंट क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता हम क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता छोटा हो सकता है इक्वल हो सकता है बट नॉट ग्रेटर देन तो दोनों ही रॉन्ग है आपके बुक के हिसाब से तो लिख दो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग आपको ट्रू स्टेटमेंट ही पूछा है ना क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से है ना बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग ठीक है लिख भी लेना आप डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो एंड distance is greater than equal to displacement distance is greater than equal to displacement ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज नंबर पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए ये हो जाएगा पेज नंबर क्या है ये पेज नंबर 76 हाँ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस हाँ डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी तो ये हो जाएगा क्या क्या हो जाएंगे पॉइंट्स जल्दी बताइए स्पीड एंड वेलोसिटी पहले देखो फॉर्मूला वाला पॉइंट लिख देंगे क्या लिखेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम और वहां क्या लिखोगे हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेरी गुड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा स्पीड स्केलर है जो इन्होंने बताया ना स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है फिर स्पीड कैन स्पीड ऐसा लिखा स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी है ना स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है तो वेलोसिटी कैन बी जीरो ठीक है सिमिलैरिटी उनकी यूनिट्स हैं यूनिट्स दोनों की सेम होती है ना मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज में है अंडर व्हाट कंडीशंस is the magnitude of average velocity of an object equals to its average speed कब होते हैं वो जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो अरे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेंगे अगर बॉडी मान लो ए से बी जा रही है तो स्ट्रेट लाइन चल रही है तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे और अगर दोनों बराबर है तो उनकी वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर होगी जहां आपने पाथ चेंज किया डायरेक्शन चेंज किया वहां पे आपका डिस्टेंस जो है
वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, when a body moves in a straight line, when a body moves in a straight line without changing its direction, without changing its direction, समझ में आया? हाँ, विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। देखो बॉडी अगर ए से बी जा रही है ना सिर्फ, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी इतना ही है और इन दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट का भी डिस्टेंस सेम है, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। पर जहां बॉडी का डायरेक्शन चेंज हुआ, लेट्स से वो सी में आ गई, तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और डिस्टेंस तो दिस प्लस दिस होगा ना, तो डिस्टेंस हमेशा फिर बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। पर जब तक स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहे हो, आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर होगी। यही तो पूछ रहा आपसे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किस कंडीशन पे इक्वल हो सकती है। तो एक ही कंडीशन पे इक्वल हो सकती है, जब बॉडी बिना डायरेक्शन चेंज किए ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट पाथ। कैसे? एक पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे यहां पर ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा ना, सेम चीज स्पीड और वेलोसिटी के लिए भी हो सकती है, तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। उसी पेज में है कि और? चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ना। पढ़ो। मेजर क्या मेजर करता है ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर? डिस्टेंस ट्रैवल। लिख लो, ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स, odometer of an automobile measures the distance traveled by a vehicle, measures the distance traveled by a vehicle। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और है उस पेज में? एक है ना, और दो और है, जल्दी पढ़िए। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ तो स्पीड चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो लिख लो नीचे, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, along a straight line, comma, the path is a straight line, the path is a straight line, the path is a straight line। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं उस पेज का, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द सेम पेज। देखो पढ़ो क्वेश्चन। मतलब देखो ये आपका ग्राउंड स्टेशन है, देखो ये ग्राउंड स्टेशन है ना, दिस इज ग्राउंड स्टेशन, और यहाँ है आपका स्पेसशिप। स्पेसशिप, यहां से एक सिग्नल भेजा गया स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन को। ये सिग्नल ट्रैवल कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया क्वेश्चन में? हाँ, उसको पहुंचने में 5 मिनट्स। हाँ, उसको पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट्स। तो डिस्टेंस बता सकते हैं स्पेसशिप का ग्राउंड स्टेशन से? सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हाँ इसको कन्वर्ट कर लेना, कितना हो जाएगा, कितना सेकेंड्स? 18 बाय, भैया स्पीड थोड़ी ना है ये, अरे ये स्पीड थोड़ी ना है, टाइम है। तो कहां 5/18, 18/5 आ गया? फिर मल्टीप्लाई बाय 60, कितना हो जाएगा? 5 × 60, दैट इज 300 सेकेंड्स। तो टाइम आ गया और स्पीड दी हुई आपको, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है हमारी? 3 × 10⁸ इंटू टाइम कितना है? 300। मल्टीप्लाई कर दो तो 900 × 10⁸, और ये दो जीरो को भी पावर में भेज देते हैं,
तो 9 इंटू 10 टू द पावर 10 यूनिट क्या होगी सौरिश? अब गलत और ऊपर से गलत ही बोल रहे हो। हाँ, मीटर डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, तो यूनिट क्या होगी? तुरंत जैसी मैं यूनिट पूछता हूं तो आपको देखना है कि निकाल क्या रहे हैं अपन। अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो मीटर किलोमीटर, अगर स्पीड निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर, अगर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। समझ गया क्या? ठीक है, तो चलो यहां तक एंड करते हैं आज, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। बट मैं 2-3 क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूं, उसको आप लोग ट्राई करके आना, है ना? यहीं पे लिख रहा हूं मैं इसी स्लाइड में ही। तो देखो तो एक आपका नेक्स्ट पेज में एक क्वेश्चन होगा अनसॉल्व में ही, यही इंटेक्स वाला ही बस वाला एक क्वेश्चन होगा। जल्दी देखो कौन सा पेज नंबर में, जल्दी बताइए। पेज नंबर 77 बस वाला क्वेश्चन मिला, है ना? तो पेज नंबर 77 एक बस वाला जो क्वेश्चन है, दिख रहा है बस वाला क्वेश्चन? बस लिख दे रहा हूं, बस, है ना? समझ जाएंगे ना? तो ये क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन उसी में है एक ट्रेन वाला, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर अगले और एक पेज में जाओ, आपको बस वाला क्वेश्चन और दिखेगा। कौन सा पेज नंबर है जल्दी बताओ? पेज नंबर 80, है ना? वहां फिर एक बस वाला क्वेश्चन दिखा, 82, पेज नंबर 82। वहां पे भी देखो एक बस का क्वेश्चन है, एक ट्रेन का क्वेश्चन है, एक ट्रॉली का क्वेश्चन है। मिला? बस का क्वेश्चन है, एक ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्रॉली का क्वेश्चन है और एक रेसिंग कार का क्वेश्चन है। ये चारों और ऊपर के दो, इतना आप लोग नेक्स्ट क्लास में बनाकर लेकर आएंगे, ठीक है? ताकि हमारा थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। हम फटाफट ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और फिर चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू।